तो स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए अगर नहीं किया है, और हर बार की तरह वापस आए। वेलकम बैक गाइस, आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अब ये स्टोरी बहुत लंबी नहीं रही है, मतलब मुश्किल से शायद 3 या 4 पार्ट में कवर हो जाएगी, यानी 20 तक शायद मैं कवर कर दूँगी स्टोरी को। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मुझसे स्टोरी ज़्यादा ड्रैग नहीं होती है, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने फीडबैक दिया कि आपकी एंडिंग बहुत फास्ट जाती है, तो मैं इस स्टोरी में इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि मैं इस बार एंडिंग एक प्रॉपर जो आप चाहते हैं ना मुझसे एंडिंग वैसी हो। और हाँ, मेरा लास्ट फैन फिक्शन यानी जो था माय ओमेगा फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, उसका मैं एपिलॉग कह दीजिए, एक एक्स्ट्रा पार्ट कह दीजिए, वो अभी नहीं ला पा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी मेरे साथ क्या होता है, जब कोई स्टोरी एंड हो जाती है तो उसके बाद मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाती हूँ। मुझे पता है मैंने शायद और अच्छे से उसे एंड कर सकती थी, बट शायद मेरी वो एक वीक पॉइंट रहा उस स्टोरी का कि मैं अच्छे से एंड नहीं कर पाई। लेकिन उस चीज़ का मैं इस स्टोरी में बहुत ध्यान रखूँगी और मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे आगे कभी टाइम लगा तो मैं आपको लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि बहुत लोग मुझसे पूछ भी रहे थे और मैं डायरेक्टली कैसे आपको इतने सारे कमेंट में बता पाती कि मैं उसका नहीं ला पाऊँगी एक्स्ट्रा पार्ट। एक तो टाइम नहीं, ऊपर से कहीं ना कहीं होता है ना, एक स्टोरी आप एंड कर चुके होते हो, फिर दोबारा से उसमें उस इमोशंस के साथ घुस के दोबारा से रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जैसे अभी मेरा जॉनरा, मेरा दिमाग बिल्कुल इस वाले जो जोन में चल रहा है, जब तक ये स्टोरी एंड नहीं होगी मैं कोई और स्टोरी सोच नहीं पाती हूँ, कुछ और नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं एक बार में एक ही स्टोरी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आई एम नॉट अ मल्टी टास्कर टू बी ऑनेस्ट, या मे बी आई एम अ मल्टी टास्कर इन दिस वे कि मैं ऑफिस भी कर लेती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं अपने पेरेंट्स से दूर पीजी देखने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज बहुत हेक्टिक हो रहा है दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली। अगर आप लोग कभी दिल्ली में और नोएडा में रहे तो एक्सप्रेस वे के बारे में आप जानते हो, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलते हैं। और मेरे पापा बहुत कंफर्टेबल नहीं है कि एज अ गर्ल मैं इवनिंग में ड्राइव करूँ। आई नो मुझे कार ड्राइव करनी आती है, पर पापा कंफर्टेबल नहीं है, मम्मा भैया कंफर्टेबल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। मतलब मुझे घर शिफ्ट करने के लिए पीजी भी देखना पड़ रहा है, या टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ द लाडला बच्चा होने की वजह से मेरी फैमिली शिफ्ट होने की सोच रही है। उन्होंने अभी हाल ही में शिफ्ट किया था भैया की वजह से, अब वो लोग यहाँ शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। तो अगर आप में से कोई नोएडा में रहता है, और नोएडा 134 में मेरा ऑफिस है, अगर आपको आइडिया होगा, तो उसके आसपास अगर आप कोई अच्छी सोसाइटी के बारे में मुझे रिकमेंडेशन कर सकते हैं फॉर फैमिली। मतलब मेरे और मतलब इस साल से शायद मतलब थोड़े टाइम में जब स्कूल सेशन स्टार्ट होगा तो मैं मेरी भाभी और भैया अपने बेटे यानी मेरे नेफ्यू का भी एडमिशन के लिए सोच रहे हैं। तो आप में से कोई भी अगर नोएडा रहता है तो मुझे एक अच्छी सोसाइटी बताइए जो सेफ्टी वाइज अच्छी हो, बच्चों के लिए अगर आप प्लेग्राउंड टाइप भी अच्छे हों, और रेंट मिनिमम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें HIG चाहिए। मतलब HIG मतलब मिनिमम 3 बेडरूम वाला फ्लैट हो, मिनिमम 3 बेडरूम, 1 गेस्ट रूम हो तो बहुत अच्छा। आज ही एक प्रमोशन कह दीजिए। लेकिन आप में से कोई अगर नोएडा में रहता है 135 के आसपास, 134 के आसपास, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर कोई सोसाइटी के नाम सजेस्ट कीजिए, क्योंकि जो 2-3 सोसाइटी में मैं गई हूँ दे आर वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट, मुझे अच्छी लगी, बट वो प्राइवेट नहीं है, मतलब वो वैसी वाली अथॉरिटी वाली हैं, और उनमें प्लेग्राउंड मुझे अच्छे नहीं लगे फॉर माई नेफ्यू, क्योंकि बच्चों को इवनिंग में प्लेग्राउंड में आपको भेजना ही पड़ता है, और वो तो बहुत ज़्यादा बाहर रहने का शौकीन है। तो हमें एक ऐसा चाहिए सोसाइटी जो सेफ़ हो, प्लेग्राउंड भी अच्छे हो, क्लीन हो, और बच्चे की सेफ्टी ऐसे हो कि गेट से बाहर बच्चा ना जा सके, उसके लिए हम सबसे ज़्यादा कंसर्न है। तो अगर आप बता सकें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। सॉरी मैंने आपके 4 मिनट वेस्ट कर दिए, पर मुझे आप लोगों की मतलब आप भी तो मेरी छोटी सी फैमिली हो, तो आप तो मेरी हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं मैडम लैन अब जियांग क्लैन से और ज़्यादा चिढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके बेटे के साथ जियांग क्लैन ने फ्रॉड किया, उसकी शादी एक मेल से करवा दी। कहीं ना कहीं विंग इस चीज़ से लेकर अपने आप ही हर्ट हो रहा है या परेशान हो रहा है कि उसको शायद लैन क्लैन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आगे वांग जी अपनी मदर को बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा है। उसकी मदर की आंखों में ये गुस्सा, ये नाराज़गी वांग जी समझ सकता है, लेकिन वो अपनी विंग को खुद पनिशमेंट नहीं दे सकता, इसलिए वो अपने मदर के हाथों को पकड़ते हुए बोलते हैं, मदर आप शांत हो जाइए, मैं जानता हूँ आप ये सच जानने के बाद बहुत परेशान हुए होंगे, लेकिन अभी आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपना गुस्सा थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। तुम
तुम इतने शांत कैसे हो? मैं जानती हूँ लांजन, तुम हमेशा से बचपन से एक शांत इंसान हो, लेकिन अभी भी इस सिनेरियो में भी तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? ये तुम्हारी पूरी जीवन का फैसला था जो उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। तुम्हारी शादी एक मेल से करवा दी, तुम्हारा जीवन साथी एक मेल को बना दिया। तुम शांत होकर उन लोगों की इतनी बदतमीजी कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? क्या तुम ये बात पहले से जानते थे लंजा? मुझे सच बताओ। कहीं ना कहीं अब उसकी मदर एक कंसर्न और एक गुस्से में वांगजी से पूछ रही है। अब वांगजी अपने आप को काम करता हुआ अपनी मदर के सामने आज सच बोलना शुरू करता है। हाँ मदर, मैं सच बहुत पहले से जानता था, यहाँ तक कि मैंने ही विभूषण से शादी सब कुछ जानने के बाद करी। मैं पहले टाइम से ही या एक सबसे शुरुआत से ही ये सब जानता था, लेकिन मैंने ऐसा करा। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने उस विभूषण से शादी कर ली जिस विभूषण की वजह से तुम्हारे फादर को इंसाफ नहीं मिल पाया, जिस विभूषण की वजह से शायद तुम्हारे फादर अभी तक इस हालत में हैं। नहीं, मेरे फादर की ये हालत विभूषण ने नहीं करी। मदर, आप गुस्से में अंधी हो गई हैं, इसलिए आप इनोसेंट को उस चीज़ का जिम्मेदार बोल रही हैं जो बिल्कुल निर्दोष है। विंग की इसमें कोई गलती नहीं थी। विंग तुम अब उसे उसके बर्थ नेम से बुला रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अच्छे से पता है उस इंसान की वजह से ही हम 10 साल तक ये वॉर जीत नहीं पाए थे। उसके बावजूद तुम उस इंसान का साथ दे रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? वांगजी, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कहीं ना कहीं अब उसकी मदद सब जानने के लिए इच्छुक है, इसलिए अब वांगजी बोलना शुरू करता है। वो इस कारण क्योंकि मैं ब्रदर को सही करना चाहता था, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से अब कोई गलती नहीं करना चाहता था। मैं हर चीज़ सोच समझ के कर रहा था। मदर, ब्रदर ठीक नहीं है, वो सेक्लूजन में नहीं है, बल्कि वो वेंचिंग के साथ हैं। मतलब? अब मैडम लैन थोड़ा घबराते हुए वांगजी से पूछ रही हैं। अब वांगजी भी अपनी मदर से कुछ ना छुपाते हुए सब कुछ सच सच बता देते हैं कि किस तरीके से मलाशी चैन को किसी ने जहर दे दिया, उसके बाद कैसे उसने विंग से शादी की, कैसे विंग और वो एक साथ मिलके कल्प्रेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा शक मिंग्याओ पे भी है। सब कुछ अब अपनी मदर को बोलता है और ये बात सुनने के बाद मैडम लैन की आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहने लगते हैं और वो बोलती है, मेरा बच्चा, मेरा सिचैन, क्या वो भी इस हालत में पहुंच गया? ये सुन के जैसे मैडम लैन तो पूरी तरह से और ज़्यादा टेंशन और घबराहट में हो गई। वो तो बहुत ज़ोर से अब रोने लगे अपनी मदर को ऐसे रोता बिलखता देख के। वांगजी तुरंत उन्हें अपने गले से लगा लेता है और उनकी कमर सहलाते हुए उन्हें शांत करने लगता है। मदर शांत हो जाइए, आप अपने आप को और परेशान कर देंगी, अपने आप को और बीमार कर देंगी। अगर आप रोएंगी तो मेरा और ड्रेंचिंग का क्या होगा? हम दोनों बहुत बहादुर बन रहे थे, लेकिन आपको ऐसा रोते देख के मेरी हिम्मत टूट रही है। मदर, आप अपने वांगजी को और वीक कर रही हैं। कहीं ना कहीं वांगजी की ये बात सुन के अब मैडम लैन थोड़ा सा अपने आप को शांत करती है और तुरंत वांगजी के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ के प्यार से उसके माथे पे किस करती है और बोलती है, मैं कैसे तुम्हारी पेन को नहीं देख पाई? मैं तो तुम्हारे बिना कुछ बोले ही तुम्हारी बात समझ जाती थी, पर कैसे मैं ये समझ नहीं पाई कि तुम इतना परेशान हो। मुझे माफ़ कर दो। तुमने अकेले ये सब सहा, तुमने अकेले अपने भाई को बीमारी को संभाला, तुमने अकेले पूरे क्लैन को संभाल के रखा और मैं तो तुम्हारी मुसीबत ही बढ़ा रही थी। मैं अपनी यानी की नफ़रत में अंधी होकर तुम्हारे लिए और मुसीबत ही बढ़ा रही थी। मुझे तुम पहले बोल देते तो मैं भी तुम्हारे इस नाटक में तुम्हारा साथ देती। मुझे अब विभूषण से कोई गुस्सा नहीं है। सच कहूँ तो मुझे अब इस विभूषण से ज़्यादा गुस्सा उस मिंग्याओ, उस कल्प्रेट पे है। मदर, आप कैसे कह सकती हैं कल्प्रेट मिंग्याओ है? वांगजी, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, तुम्हें अब तक सब समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल समझ में आ चुका है। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे मिंग्याओ है। तुमने खुद कहा कि जिन क्लैन इस बात से मुकर चुकी है और जिन क्लैन के पास कोई एंटीडोज नहीं है, तुम खुद नी क्लैन गए और तुम्हें पता चला कि उस दिन जिन क्लैन का नाम भी मिंग्याओ ने ही तुम्हें बताया। अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है, यानी वांगजी, जनशा, सॉन्गलैन और शाओशिनशन वो नी क्लैन गए थे ना, जब उसके बाद विंग को उसके बाद में मतलब एक तरीके से दवाई दे दी थी मिंग्याओ ने। उस टाइम पे जब ये लोग यहाँ पे नहीं थे, तब ये लोग जब नी क्लैन गए थे तो वहाँ पे इन्हें क्या पता चला था, वो बात यहाँ से स्टार्ट होती है। जब यहाँ से ये लोग नी क्लैन पहुँचे थे तो नी मिंजू से मिले थे। वहीं नी मिंजू जब देखते हैं कि आज वांगजी 10 साल पुरानी बातें डिस्कस करने आया है, तो वो भी आज शांति से वांगजी के साथ बात करते हैं।
वो भी पहले दिन से वॉर में बिजी थे, पूरे लैंड क्लैन की सपोर्ट कर रहे थे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपने लोगों को हार्म होते हुए देखा है। तो वो जब ये बात सुनते हैं कि इस वॉर के बावजूद भी वो किंग को नहीं बचा पाए, जिन क्लैन अभी भी कोई एंटीडोज नहीं है, यही बात दोहरा रहा है, तो कहीं ना कहीं नी मिंजो को बुरा लगा, क्योंकि नी मिंजो ने भी अपने क्लैन के नुकसान सहा था और उसके बावजूद, इस वॉर को जीतने के बावजूद ये लोग ऑलमोस्ट हारे वैसे ही फील कर रहे थे। कि नी मिंजो और वांग जी उस दिन को प्रॉपर अच्छे से याद करने की कोशिश करते हैं। जब नी मिंजो बताते हैं कि जैसे ही उनके फादर उनके क्लैन पहुंचे थे और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसके कुछ समय बाद उन्हें कुछ लोगों ने इन्फॉर्म किया, यानी कुछ गार्ड्स ने, कि क्लैन के सेक लीडर की तबीयत बिगड़ गई है, जिससे वो हीलर के साथ वहाँ पहुँचे और हीलर ने बताया कि इन्हें बहुत हार्मफुल किसी ने पॉइजन दिया है। उस समय वो लोग जब ये सब ढूंढ रहे थे, तब मिंग्याओ उनके पास आया था, ये कुछ सबूतों के साथ, जिसमें ये बात वो बता रहा था कि उसने खुद जिन क्लैन के सेक लीडर को उसके फादर के खाने के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हुए देखा था। मिंग्याओ उनका मतलब एक तरह से सेक्ट का मेंबर था और एक तरीके से उनके मतलब भाई का अडॉप्टेड सन था। तो लोगों ने सोचा कि मिंग्याओ झूठ क्यों बोलेगा, और मिंग्याओ के सिर्फ ये बात बोलने की वजह से सब लोगों ने इसको सच मान लिया और ये वॉर स्टार्ट हो गई। यानी उस समय भी जिन क्लैन के पास कोई मतलब जिन क्लैन के खिलाफ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूव नहीं था किसी के ऊपर, लेकिन हाँ मिंग्याओ की बात पे मिंग्याओ पे इतना ट्रस्ट कर लिया था कि ये बात सच मान ली। अब जब जिन क्लैन को हराने के बाद भी उन्हें एंटीडोज नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं ये बात अब लोगों के दिमाग में आई थी और यही बात अब वांग जी ने एक तरीके से अपनी मदर को बताई थी, जिसके बाद उसकी मदर गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में अब ये बात बोल रही हैं, तुमने खुद कहा था कि नी मिंजो ने बताया कि उस समय भी हमने उस मिंग्याओ पे भरोसा कर लिया और इतने साल तक ये वॉर सही, अब तुम उस मिंग्याओ पे बिल्कुल भरोसा मत करो, यही हो सकता है मेन कल्प्रेट, और अगर वो कल्प्रेट है तो हमें उसे अभी के अभी तुरंत बंदी बना लेना चाहिए। मदर, आप शायद समझ नहीं रही हैं, लेकिन आप अगर मिंग्याओ के खिलाफ़ कुछ बोलेंगी तो आपकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा, बिना सबूतों के आपकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। सबको यही लगेगा कि आप अपनी जेलसी में ये सब कर रहे हैं। तुम समझते क्यों नहीं? तुम समझो, अगर हम उसे जल्दी पकड़ेंगे तो मैं अपने बच्चे को बचा सकती हूँ, मैं सिचेन को बचा सकती हूँ। अब मैडम लैन बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे की खबर जानने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे ठीक करने के लिए बेचैन है, इसलिए वो ऐसी बात बोली है, जिससे वांग जी तुरंत उन्हें शांत करता है और बोलता है, मदर पहले आप शांत हो जाइए, जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हम मिंग्याओ को पकड़ लेंगे तो आपको लगता है वो हमें एंटीडोज देगा? वो हमें कभी एंटीडोज नहीं देगा, हमें पहले सही से मिंग्याओ को पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये सब करेंगे। और हाँ मदर, एक बात और है जो मैं आपको और विंग को एक साथ बताना चाहता था। मैं विंग को यहाँ लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं आप दोनों को वो बात बताऊँगा। क्या बात? मदर, मैं अभी नहीं, विंग के साथ आपको ये बात बताऊँगा। और ये बात बोलने के बाद वांग जी अपनी मदर को आराम करके छोड़ के विंग को ढूंढने चला जाता है। वांग जी जब जिनशी पहुंचता है तो वहाँ विंग नहीं मिलता। ये देख के वांग जी बहुत घबरा जाता है। वो इधर उधर भी विंग को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि विंग ने मतलब मैडम लैन के महल से वापस आके सन और मून को भी वहाँ से भेज दिया था, और तब से विंग को किसी ने नहीं देखा। गार्ड्स ने भी साफ साफ इन्फॉर्म किया कि यानली महल से बाहर नहीं निकली, लेकिन विंग यानी विंग एक मेल रजिस्टर से वहाँ से कहीं चला गया है। और ये बात वांग जी, सन एंड मून और जंचा समझ चुके हैं। वहीं वांग जी पूरी तरह से शॉक है विंग के अचानक से ऐसे गायब हो जाने से। वहीं जंचा भी पूरा शॉक है कि उसका भाई बिना किसी को बताए ऐसे कैसे गायब हो गया। वो अब सारी जगह ये बात नहीं बता सकते कि यानली कहीं गायब हो गया, पर विंग के ऐसे गायब हो जाने से अब सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहीं वांग जी अब रूम में बैठ के विंग की कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बस वो मन में एक सबूत ढूंढ रहा है कि शायद उसका विंग कहीं गया नहीं है, लेकिन विंग का कोई भी सामान वहाँ नहीं है। सबसे बड़ी बात, उसकी फ्लूट वहाँ नहीं है, वो फ्लूट जिसे वो हमेशा अपने पास रखते हैं। इसका मतलब विंग कहीं जान पूछ के गया है, और ये वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट होके रो रहा है और मन में कह रहा है, विंग विंग तुम ऐसे कैसे चले गए बिना मुझे कुछ बताए? तुम कहाँ हो विंग? जहाँ भी हो बस तुम ठीक रहना। मैं जानता हूँ मदर ने ज़रूर तुमसे कुछ ऐसा कहा है जिसके कारण तुमने मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचा, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, हम दोनों ने सबके सामने शादी करी है और मेरे साथ रहने की तुमने प्रॉमिस किया था,
तो मुझे ऐसे अकेले छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो? आज मैं तुम्हें और मदर को एक दूसरे से मिलवाना चाहता था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मदर तुम्हारी वही आंट है जिन्हें बचपन में तुम अपनी मदर से ज़्यादा प्यार करते थे। आज मैं मदर को बताना चाहता था कि तुम उनके बेस्ट फ्रेंड चांसा सरन के बेटे हो। आज मैं तुम दोनों को मिलवाना चाहता था, लेकिन ये तुमने क्या किया विंग? तुम बिना पूरी बात जाने, बिना मुझसे मिले, बिना मुझसे बात करे ऐसे कहाँ चले गए? विंग को याद करते हुए अब वांग जी उस बेड पे बैठा हुआ है और विंग की उस हेयर पिन को देख रहा है जो विंग ने अपने बालों में लगाता था, जिसे वो यहाँ छोड़ के चला गया। ऑब्वियसली मेल तो हेयर पिन लगा नहीं सकते हैं, तो वो सिर्फ एक रेड पोनीटेल ही बनाता है जो वो अपने मेल वाले मतलब एक तरह से गेटअप में होता है। लेकिन हाँ, जब वो याली वाले गेटअप में होता है तो काफ़ी सारे हेयर पिन्स लगाता है क्वीन की तरह, और जिसमें ये पिन भी होती थी जिसे वांग जी ने फर्स्ट डे से उसके बालों में लगे हुए देखा है। वांग जी अब विंग को याद करते हुए इस हेयर पिन को हाथ में लेके बहुत इमोशनल हो रहा है। वहीं कहीं दूर लैंडक्लैंड के बॉर्डर के पास एक पर्सन अपने ब्लैक हानफों में है और वो अब उस पहाड़ी पे बैठ के उस मून को देख रहा है और अपने हाथ में अपने एक हेयर पिन लेके बैठा हुआ है। हाँ, ये हेयर पिन वो वाली हेयर पिन है जो वांग जी ने उसकी मदर की हेयर पिन कह के विंग को दी थी। ये हेयर पिन उन बाकी हेयर पिन से अलग थी, स्पेशल थी, इसलिए उसने अपने साथ रखी हुई है। दोनों के पास एक एक हेयर पिन है और दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हैं। विंग भी उस हेयर पिन को देखते हुए रो रहा है और बोल रहा है, मैं जानता हूँ लंजा, आज मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैं ये भी जानता हूँ कि आज शायद तुम्हें मुझसे नफ़रत हो रही होगी। मैं तुमसे बिना मिले इस तरीके से तुम्हें छोड़ के आ गया। मैं तुमसे बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ, पर शायद मैं एक लेटर के थ्रू भी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम मेरी लाइफ बन चुके हो। तुम्हारे से जुड़ा हर इंसान मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी मदर के बिगड़ती हुई हालत को देखकर मेरा वहाँ रुकना बहुत गलत हो सकता था। वो मुझसे नफ़रत करती हैं, ये पूरा क्लैन मुझसे नफ़रत करता है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे क्लैन की नज़रों में सबसे बड़ा गुनहगार है, उनका सबसे बड़ा एनिमी है, वो तुम्हारा पार्टनर कभी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और शायद मैं तुम्हें अपने क्लैन से अलग होता हुआ, अपने ही खास परिवार वालों से नाराज़ होता हुआ और मेरे लिए स्टैंड लेता हुआ नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता था कि तुम मेरे लिए अपनी मदर के खिलाफ चले जाओ। मैं नहीं देख सकता था कि तुम इस पूरे क्लैन के किंग की पोजीशन से हट जाओ। कहीं ना कहीं अब सच सबके सामने आ ही गया है। अगर तुम्हारी मदर को पता चल गया है तो कहीं ना कहीं अब बाकी लोगों को भी ये बात पता चल जाएगी, और उसके बाद ये सब लोग मिलकर तुम्हें राजगद्दी से हटाने के लिए कुछ सोचेंगे, खासकर वो मिंग्याओ। और मैं तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बनना चाहता था, इसलिए मुझे तुमसे दूर आना पड़ा। विंग मन में यही बात सोच के बहुत ज़्यादा वांग जी को याद करके रो रहा है। कहीं ना कहीं अब वांग जी की वो वार्मनेस, उसकी वो सैंडलवुड स्मेल जो उसके पास होती थी, उसे कंफर्टेबल फील करवाती थी, आज वो उसके पास नहीं है। और इसी कारण आज विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। ये पूरी रात ये दोनों एक मिनट भी सो नहीं पाते हैं, लगातार इनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाते हैं। विंग नहीं जानता कि वो वांग जी से दूर होके उसे स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि बहुत वीक बना के आया है, क्योंकि वांग जी जो पहले शायद बहुत स्ट्रांगली सब कुछ कर रहा था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, चीज़ें संभाल रहा था, अब वो बहुत वीक फील कर रहा है। आज तो वो मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग कोट के लिए भी तैयार नहीं हुआ। आज वो अपने बेडरूम में ही खुद को लॉक करा हुआ है, और आज वो अपने किंग वाले रूप में या किंग वाले ऑरा में नहीं बल्कि एक मासूम सा हस्बैंड जो अपनी वाइफ को, अपने दूसरे हस्बैंड को मिस कर रहा हो उस रूप में है। कल से उसके ना ही माथे पे वो हैवी किंग वाला फॉरहेड रिबन है, बल्कि आज बिना फॉरहेड रिबन के अपने बाल बिखरे हुए अपने बेड पे खाली बैठे हुए एक डेड बॉडी जैसे लग रहे हैं किंग लांगवांग जी, जिनकी आंखों में सिर्फ आंसू हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए विंग को उनकी लाइफ इस तरह से छोड़ के चले जाना कहीं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रात से ही सॉन्गलैंड और शाओशिनशेन को जंचा के साथ वांग जी ने विंग को ढूंढने के लिए भेज दिया है। कहीं ना कहीं विंग यहाँ नहीं है और सॉन्गलैंड, शाओशिनशेन और जंचा भी यहाँ नहीं है। इस बात का फ़ायदा मिंग्याओ उठाता है और वो अब अंदर से अपनी सेना के साथ अटैक कर देता है। उसे कल वांग जी के उसके साइड तरह रूड बिहेव करना और सबके बीच में उसे इंसल्ट करना अच्छा नहीं लगता। वो रातों रात अटैक के बारे में सोच रहा है। उसे पता चला है कि किसी कारण वांग जी की तबीयत ठीक नहीं है, उधर मैडम लैन की भी तबीयत ठीक नहीं है।
ऋषिचैन तो है ही नहीं, तो उसके पास ये मौका है। और ऊपर से वो 2 स्ट्रॉन्ग वॉरियर जो हमेशा वांग जी के साथ रहते हैं वो भी उसके साथ नहीं है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता अपनी गार्ड्स के थ्रू वांग जी के महल पे अटैक करने का। कुछ ही समय में ये लोग वांग जी को बंदी बनाने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं। सबसे पहले तो अटैक मैडम लैन के ही महल पे होता है और सबसे पहले बंदी तो मैडम लैन को ही बनाया जाता है। उसके बाद वेंचिंग के महल पे भी अटैक होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वेंचिंग वहाँ नहीं मिलती। लेकिन इस समय वेंचिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाकी लोगों को अब एक तरह से अटैक करना है। इन शॉर्ट कुछ ही समय में लैंड क्लैन के स्ट्रॉन्ग एक तरीके से पोजीशन कैरी करने वाले सभी लोग अब उस मेन हॉल में बंदी बना के बैठ रहे दे गए हैं। इनमें से एक लान कुरैन भी हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे एल्डर्स भी हैं जो कि कहीं ना कहीं मतलब मिंग्याओ को नापसंद करते थे, जो मिंग्याओ को पसंद करते थे वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन वो बंदी नहीं है। पर बहुत सारे लोग बंदी बनाए गए। इस तरीके से इन्हें बंदी बना के यहाँ लाया जा रहा है, ये देख के बहुत लोग शौक भी हैं। वहीं अब किंग की पोजीशन पे मिंग्याओ बहुत शौक से बैठा हुआ है। मिंग्याओ ने आज कोई फोरहेड रिबन नहीं बांधा हुआ, बल्कि अपने सर पे एक टोपी पहनी हुई है, एक ऐसी टोपी जो एक टाइम पे उसकी मदर ने उसे पहनाई थी। हाँ, ये ब्लैक कलर की कैप जो स्पेशली उसकी मदर अपने टाइम पे बनाती थी, यानी उसकी मदर की क्लैन की है, जिस चीज़ को यहाँ लोग देखकर शौक है। वहीं वांग जी को ये लोग बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं काफ़ी समय तक। जब वांग जी वहाँ पे उन लोगों को बुरी तरह से हरा है, ऑब्वियसली चाहे वो अपनी वीक स्टेज में हो, वो किंग एक किसी और वजह से बना था, अपने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन स्किल की वजह से बना था। पूरी की पूरी फौज भी उसे बंदी बनाने आएगी तो बंदी नहीं बना सकती, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से अटैक कर रहा है। जिस पे मिंग्याओ तुरंत वांग जी के कानों तक ये खबर पहुँचाने के लिए बोल देते हैं कि उसकी मदर और उसके अंकल उसके करने में, यहाँ तक कि उसके ब्रदर की सारी कॉन्क्यूपाइंस भी उसके कंट्रोल में है। ये बात जानने के बाद वांग जी खुद को अरेस्ट करवा लेता है। जो वांग जी एक रात पहले बहुत रो रहा था कि विंग यहाँ क्यों नहीं है, अब वो मन में खुश है कि विंग यहाँ नहीं है। जब वांग जी को यहाँ लाया जाता है तो मिंग्याओ खुशी से अपने गार्ड्स को देखता है और बोलता है, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत सही किया कि तुमने इस वांग जी को अरेस्ट कर लिया। पर इसकी वो ब्यूटीफुल सी हमारी क्वीन कहाँ है? स्पेशली ये सब कुछ मैंने अपनी क्वीन के लिए ही तो किया है। मेरी क्वीन, हाँ अब वो मेरी क्वीन है, क्योंकि किंग तो अब मैं ही बनूँगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ सब लोग शौक है। क्या क्या कहा मिंग्याओ ने? सब लोग ये जान के पूरी तरह से शौक है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कल के पार्ट में देखेंगे कैसे इस सब चीज़ें जो बदली हैं इसका क्या नज़रिया रहेगा और कहाँ है हमारी वेंचिंग, और क्या सब लोग कैसे सेफ होंगे, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।